So hey guys, earlier we have discussed about dimensions, dimensional formula, dimensional equations. On behalf of those topics, today we will discuss about the uses of dimensional analysis. 3 यूज़ हैं इसके और एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, इनसे MCQ भी बनते हैं, बहुत तगड़े तरीके से समझते हैं हम लोग इसको। देखिए, पहला जो इसका इस्तेमाल है कि हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पे जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कोई भी यूनिट को। जैसे हमें SI पे दिया हुआ है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, हम उसको CGS में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो CGS में डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, यानी SI टू CGS में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, देखेंगे। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। एक फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, सपोज F इक्वल टू ma, ओके, तो हम उसका करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि F इक्वल टू ma ठीक है या गलत है। तीसरा, हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं, यानी एक नए फार्मूला हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, और हम लोग नए फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं उससे। चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन, यूजिंग dimensional analysis, how can we convert one system of unit to another system of unit? Then for it, we first have to assume a physical quantity. Okay, suppose we have assumed force, and that is 1 Newton. All right. Then in force, there are two things. First one is numerical value, and second one is unit. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। अब जब हम उसको अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस आएगा और उसके यूनिट में भी चेंज आएगा। यानी अगर F को वैसे ही रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो N और U दोनों को चेंज होना पड़ेगा। आपने देखा था हम लोग शुरुआत में जो फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे थे, तो उस समय एक रिलेशन लिखे थे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है दोनों ही बराबर है, इक्वल है, लेकिन दोनों में ही न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है और दोनों में ही यूनिट अलग है। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को, फोर्स को, जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ले जाएंगे तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो अगर मैं इसको N1 मानूँ, इसको N2 मानूँ, U2 मानूँ, तो अगर सिस्टम अलग सिस्टम में ले जाने पर वहाँ N2 हो जाना है और U2 हो जाना है। यूनिट चेंज होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग एक जनरल डेरिवेशन लेके चलेंगे। हम यहाँ पर फोर्स को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हम एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम करते हैं x इक्वल टू एन यू। एन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और u हो गया यूनिट। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पे अगर हम लिखने के लिए जाएं तो x को लिख सकते हैं n1, और जो यूनिट होता है जैसे न्यूटन हो गया, न्यूटन एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। तो ये जो न्यूटन है, न्यूटन किससे बना हुआ है? m मतलब kg, मास का जो यूनिट होता है kg, और एक्सलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक हो गया मास, दूसरा हो गया लेंथ और तीसरा हो गया टाइम। 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वो तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी में मास है, मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ का डायमेंशन, मीटर तो एक ही है तो 1 है डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन हो गया -2। ओके, तो मैं इस न्यूटन के बदले इस चीज़ को लिख सकता हूँ m1 L1 T-2। इसी तरह से जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा x इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ N1, और इस यूनिट की जगह पर उसके जो फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल यूनिट के टर्म पे मैं इसको लिख सकता हूँ। ऑलराइट, जैसे मैंने इसको न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे लिखा, तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं वही फिजिकल क्वांटिटी को लिखूंगा, तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा और यूनिट भी चेंज होगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ m1 L1 T1 लिया था और उसका डायमेंशन ABC लिया था, तो डायमेंशन वही रहना है। रिमेंबर, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर डायमेंशन चेंज हो गया मतलब तो यूनिट ही फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गया। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, तो उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन
यूनिट पे चेंज आएगा, और यूनिट पे चेंज आने का मतलब हम यही m1 नहीं लिख सकते, हमको m2 L2 T2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो उससे बहुत ईजिली और बहुत क्लियर इसको समझ पाएंगे हम लोग। अभी एक जनरल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो अभी इसको इस तरह से समझते हुए चलते हैं और एग्जाम्पल के जरिए हम इसको पूरी तरह से क्लियर समझेंगे। ओके, चूँकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। देन n1 एंड दिस इक्वल टू n2 एंड दिस। ओके, तो इसको पहले लिखा गया, आप किसी को पहले लिख सकते हैं, तो मैंने इसको LHS में लिखा, इसको RHS में लिखा, इस तरह से। ओके, देन मैं इस चीज़ को दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से गायब होकर के यहाँ आना है, नीचे आना है। जब ये नीचे आएगा तो m1 बाई m2 लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं नीचे लाऊं तो m1 बाई m2, अब चूँकि पावर दोनों का सेम है तो पावर को मैंने सेम कर दिया, दोनों का पावर a हो गया, इन दोनों का पावर भी b हो गया और इन दोनों का पावर c हो गया। तो इस तरह से n2 इक्वल टू n1 एंड दिस थिंग्स। ओके, तो हम जो ले रखे चल रहे थे कि F इक्वल टू 1 न्यूटन, यानी फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन, इसको ये SI पे है, ये चीज़ SI पे है, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ CGS में। ओके, देन 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ओके, हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पता करना है, तो हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट ऑफ इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ n1 हमें पता है, तो हमें क्या पता चाहिए, n2 पता करना है। ये तो n1 हुआ, ये n2, ये u1 हुआ, ये u2। ओके, तो n2 इस तरह से निकाल सकते हैं, n2 इक्वल टू n1 एंड दिस थिंग्स। ओके, लेट्स सी थ्रू एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे थे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे 10 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ज, कितना होता है, कितना अर्ज होता है, 10 जूल बराबर कितना अर्ज होता है। ओके, तो जूल एंड अर्ज आर यूनिट्स ऑफ वर्क इन SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम। देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज m1 L2 T-2, ये आप जानते हैं, हम लोगों ने निकाला था। तो यहाँ A, B और C क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं। तो A हो गया 1, B हो गया 2 एंड C हो गया -2। ओके, हम कौन से फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर a मीन्स डायमेंशन, l1 बाई l2 डायमेंशन b एंड t1 बाई t2 डायमेंशन c and b and c. Here we have got it, a, b and c. In SI system m1 is given 1 kg, l1 1 मीटर, t1 1 सेकेंड एंड n1 0। कैसे ना, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 जूल बराबर कितना अर्ज होता है। ओके, तो ये हो गया n1 और ये हो गया u1, पर दिस u1 जूल, जूल किससे बना हुआ है, तो हम लोग जानते हैं वर्क का जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस होता है। ओके, तो फोर्स का हो गया न्यूटन और सेकंड ये हो गया सेकंड। ओके, एंड न्यूटन का होता है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फोर्स हो गया kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, इसके लिए इस तरह से मीटर हो गया 2, सेकंड हो गया -2 एंड kg मतलब 1 हो गया, तो मास हो गया 1, L हो गया 2, मीटर 2 है और T हो गया -2। ओके, तो यहाँ जो हम लिए हुए हैं वो क्या लिए हुए हैं कि मास को हम लोग ऐसे सिस्टम में क्या लेते हैं, kg लेते हैं, लेंथ को क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, और टाइम को क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं, और यहाँ 10 जो n1 दिया हुआ है। ओके, इन CGS सिस्टम मास इज रिटन इन ग्राम, लेंथ इज रिटन इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज रिटन इन सेकंड। ओके, देन n2 क्या होना है, तो अब हम n2 निकाल लेंगे, n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 पावर मीन्स डायमेंशन a एंड b एंड c, ऑल दिस हियर m1 एंड m2 kg एंड ग्राम, तो kg और ग्राम को पुट कर दिए, यहाँ मीटर और सेंटीमीटर को पुट कर दिए, और यहाँ सेकंड और सेकंड पुट हो गया। a b c जो हमें दिया हुआ था 1, 2 एंड -2, जो यहाँ से निकाल के हमने देखा 1, 2 एंड -2, इसको भी हमने पुट कर दिया। ओके, राइट नाउ kg को हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे,
या तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, और ये तो सेकंड तो सेम है, तो ये तो सॉल्व हो जाना है। लेकिन ये सबको सॉल्व करने के लिए यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना ईजी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ईजी है, तो हमने वही किया। 1 kg इज इक्वल टू 1000 एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ग्राम ग्राम सेंटीमीटर कटा। तो इस तरह से N2 जो हमें मिला, ये स्क्वायर करने के बाद N2 हमें मिला 10/8। ओके, सो 1 जूल, 1 जूल बराबर 10/8 अर्ज। देन 10 जूल इक्वल टू कितना होना है, 10 जूल इक्वल टू कितना होना है, तो 10 इंटू 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू 10/8 अर्ज, सो 10/9 अर्ज, 10 जूल इक्वल टू 10/9 अर्ज। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया हमें। जो आपको करना है वो क्या था कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये आपका होमवर्क। ऑलराइट, our next question, how can we check the correctness of a given physical quantity using dimensional analysis? बहुत ही आसान और बहुत ही सीधा चेक करने का बहुत सीधा तरीका है। 3 स्टेप में आपको इसको याद रखना होगा। पहला स्टेप आपको अप्लाई करना होगा, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन रिलेशन। जैसे हमको चेक करना है F इक्वल टू एम ए, ये सही है कि गलत है, तो आप इसका डायमेंशन फार्मूला, इसका और इसका, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला ऐसे लिख लेंगे नीचे। ओके, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक रिलेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज के जो रिलेशन है उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन दोनों तरफ इक्वेट कर लेना है। यानी F फोर्स जो है उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है और इधर का मास और एक्सेलरेशन का जो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन है उसको इक्वेट कर लेना है। कैसे करेंगे आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। स्टेप 3, इफ द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज m, l and t of both sides of the formula are same, then the given formula is dimensionally correct, otherwise incorrect। अगर m, l, t ये जो तीनों के डायमेंशंस दोनों और अगर बराबर होंगे तो डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एफ एस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन। ये रिलेशन आप आगे पढ़ेंगे कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं इसको हम चेक करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, दोनों और के डायमेंशन फार्मूला को लिख लेना है। तो एफ का डायमेंशन फार्मूला होता है m1 L1 T -2, एस का होता है L1, यहाँ m का होगा तो m, और u या फिर v दोनों का ही होगा L T -1। ये v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन डायमेंशन तो ही होना है। और हाफ जो होता है वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला होना नहीं है तो लिखना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों और के डायमेंशंस को इक्वेट करना है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके लिए हम सब के नीचे जो उसके डायमेंशन है उसको लिख लेंगे, एफ के, एस के, एम भी, ये सब के। देखिए भी का क्या था, L1 और T -1 था, तो स्क्वायर है इसलिए L2 T -2, L2 T -2, इसका भी होना है। L को अगर हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे तो L हो जाना है पावर 2, माने डायमेंशंस का 2 हो जाना है। इसको अगर साथ लिखते हुए चलें तो फिर हमें ये नज़र आएगा, ऑलराइट। यहाँ हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ डायमेंशन तो बराबर है ना, यहाँ देखिए माइनस है, तो ऐसे हमें माइनस नहीं कर लेना है, बस हमें डायमेंशन को चेक करना है। तो यहाँ पावर 1 है m का, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है और राइट हैंड साइड में भी हम देखते हैं पावर 1 है। अब ऐसा मत सोचिए कि इसको हम माइनस कर देते हैं तो पावर तो 0 हो जाना है, वो नहीं होता है। ये हम डायमेंशनल एनालिसिस में इस तरह से माइनस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है और इधर में भी लेंथ में पावर 2 है। LHS में T में पावर T का पावर -2 है, इधर में भी T का पावर -2 है। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पावर को इक्वेट करना। हियर डायमेंशंस ऑफ द फंडामेंटल
यूनिट्स ऑफ ईच टर्म इज सेम। जितने भी हम लोग उसको फंडामेंटल यूनिट्स में लिखे, क्वांटिटी में लिखे, तो उसके पावर्स क्या है, सेम है, डायमेंशन सेम है। तो इस तरह से ये क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा ये रिलेशन। ऑलराइट, थर्ड हमें चेक करना है, सॉरी डिराइव करना है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन। तो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हाउ कैन वी डिराइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। We can derive an expression for the physical quantities using principle of homogeneity of dimensions if we know the various factor of which a physical quantity depends। तो हम यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों तरफ पावर को सॉरी डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। लेकिन और एक चीज़ है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का जो डिपेंडेंसी है वो हमें लेके चलना होगा। चलिए क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। डिराइव डायमेंशनली the expression for the centripetal force acting on the particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। हमें क्या पता करना है, सेंट्रिपिटल फोर्स पता करना है। ओके, तो कोई बॉडी जब इस तरह से सर्कुलर पथ पे रिवॉल्व करती है किसी के चारों ओर, या फिर इस तरह सर्कुलर पथ पे रहती है कोई भी एक बॉडी, तो उसको अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। ओके, जैसे आप एक रस्सी के सहारे पत्थर को बांध के घुमाइएगा तभी तो घूम पाएगा, अगर रस्सी कट जाए तो पत्थर तो घूम नहीं पाएगा। यानी उस रस्सी के सहारे, उस स्ट्रिंग के सहारे एक टेंशन लग रहा है, उस टेंशन को ही हम लोग बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स के बिना कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे नहीं रह सकता। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है वो बोल रहा है कि उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है, उस पार्टिकल के जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उस पर डिपेंड कर रहा है, और बोलता है जो रेडियस है उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो इसके बीच में एक रिलेशन तैयार करिए, सेंट्रिपिटल फोर्स का एक फार्मूला तैयार करिए। तो मान के चलते हैं कि F जो है वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। ओके, तो M भी और R पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है M के। लेकिन ये बोलना गलत होगा, प्रोपोर्शनल ही होगा ये हमें कैसे पता है? इन्वर्स रिलेशन भी तो हो सकता है, यानी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी तो हो सकता है, 1/m भी तो हो सकता है, यानी पावर में -1, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये 1/m को लिख सकते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी क्या लिखा जा सकता है, m का पावर -1। ओके, तो इसका पावर तो हमें डिसाइड नहीं है, तो इसीलिए हम क्या लेके चलेंगे, a लेके चलेंगे। ओके, अब जरूरी भी नहीं है कि ये 1 हो गया, ये तो 2 भी हो सकता है पावर में, तो हमें इसका पावर नहीं पता। डिपेंडेंसी का मतलब होता है इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है और डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्लियर नहीं है, इसीलिए हम क्या लेके चलेंगे, पावर ए लेके चलेंगे। अगर ये -1 हो गया तो इन्वर्स रिलेशन, अगर ये +1 हो गया तो डायरेक्ट रिलेशन। इस तरह से -2 या फिर 2 या फिर हाफ, इस तरह से भी हो सकता है इसके पावर में। इन सेम वे एफ डायरेक्टली एफ प्रोपोर्शनल टू भी का पावर बी। ओके, तो प्रोपोर्शनली हम बोल रहे हैं लेकिन पावर में बी है, तो इन्वर्स भी हो सकता है वो और डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है। इस तरह से आर का पावर सी। तो इस तरह से वो डिपेंडेंसी को मैंने लिख लिया। इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी के बदले हम एक कांस्टेंट लाएंगे, के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड वी डोंट नो अबाउट दिस। इसके के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, हम लेकिन एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके चलेंगे। ऑलराइट, नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले डायमेंशन सबके लिख लेंगे, सबके डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे। तो एफ का डायमेंशन फार्मूला m1 L1 T-2। इस m के लिए m और इसके पावर में क्या है, a है, इसका डायमेंशन में a है, तो हम a लेके चलेंगे। v का होता है L T1 और इसका पावर में b। r मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स लेंथ, तो लेंथ का पावर c। अब इसको सारे को एक साथ लिखेंगे सबको, तो m a, L का पावर b, t का पावर -b एंड L का पावर c। तो इस तरह L का पावर b भी है और L का पावर c भी है, तो L का पावर b + c लिखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में e हो जाना है। ओके, m का पावर a, L का पावर b + c एंड t का पावर -b। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ के पावर को, तो हम देखेंगे कि यहाँ m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर a है, तो इस तरह से a = 1 हो जाना है। यहाँ L का पावर 1 है और यहाँ L का पावर b + c है, तो b + c = 1 हो जाना है। और यहाँ t का पावर -2 और यहाँ पर t का पावर -b, देन -b = -2, माइनस हट जाना है, तो b = 2 हो जाना है। अब b हमें पता है तो b का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, तो 2 + c = 1, देन c = -1। इस तरह से a, b एंड c हमें पता चल गया। नाउ हियर वी कैन राइट द फॉर्मूला f = k m1 v² r का पावर -1। r नीचे आ जाना है, तो k
mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F=mv²/r। ऑलराइट, यानी यहाँ पर k क्या होगा, 1 होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बात यह है कि हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए इन सबको करेक्टनेस को चेक कर रहे हैं, फिर नए जो फार्मूले हैं वो डिराइव कर रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस बीच में हमें और क्या क्या लिमिटेशन देखने को मिला। जैसे पहला तो यहाँ पर आपको देखने को मिला, इस के बारे पे कोई आइडिया नहीं हुआ, है ना। तो ये जो कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट के बारे पे कोई आइडिया नहीं दे पाया डायमेंशनल एनालिसिस। ऑलराइट, तो ये हमारा एक लिमिटेशन है। तो अभी चलिए लिमिटेशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिमिटेशंस है, पहला है करेक्टनेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स अपियरिंग इन एन इक्वेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो ये जो कांस्टेंट आ गया इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके, जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखे जाएंगे तो ये कांस्टेंट को वेरीफाई करना मुश्किल है। इससे पहले आपने देखा था जो हम लोग जो एक करेक्टनेस को चेक कर रहे थे उसमें हाफ आया था। देखिए इस फॉर्मूला का जब करेक्टनेस को हम लोग चेक कर रहे थे तो इसमें जो हाफ आया था इसको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इसकी जगह हाफ नहीं होता, इसकी जगह 4 होता, 8 होता, 9 होता, तो ये फार्मूला तो गलत होता, है ना। अगर मान लीजिए कोई इसको हाफ नहीं लिख करके यहाँ पर 4 लिख देता, लेकिन फिर भी डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, डायमेंशनली तो ये करेक्ट ही होता, डायमेंशनली तो ये करेक्ट ही होता। ओके, तो यहाँ पर हाफ हो या 4 हो या फिर 8 हो, 9 हो, 100 हो, 1000 हो, उससे इसका डायमेंशनली करेक्टनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायमेंशनल एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हाफ को तो छोड़ के ही चले थे। इसीलिए पहला लिमिटेशन ये हो गया कि करेक्टनेस ऑफ द कांस्टेंट अपियरिंग्स इन द इक्वेशन कैन नॉट बी वेरीफाइड। ऑलराइट, सेकंड, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट। जो अभी हम लोगों ने देखा कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही होगा। क्यों, उसके कांस्टेंट के चलते, कांस्टेंट को हम लोग छोड़ के चलते हैं कि कोई डायमेंशनलेस होता है। थर्ड, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो अगर मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे इसी में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक लिख दिया जाए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल होता है ना। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल होने के चलते हम उसका डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे इसका, तो इधर में जो साइन है ये कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा। यही बात है कि जो उसमें वेरीफाई नहीं कर सकते हम लोग अगर ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए कोई रिलेशन पे। द नेक्स्ट वन इज एन इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड ओनली इफ इट इज़ अ प्रोडक्टिव टाइप। अगर वो प्रोडक्टिव टाइप हुआ, यानी F=ma या फिर W=Fs इस तरह का हुआ, या फिर E=12 mv², इस तरह के फार्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कौन से नहीं कर सकते, V=u+80, S=ut+12 इस तरह के रिलेशन को हम लोग नहीं डिराइव कर सकते। ऑलराइट, यानी सिर्फ प्रोडक्टिव टाइप, एडिटिव टाइप या फिर सब्ट्रैक्टिव टाइप को हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। व्हाइल डिराइविंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इससे पहले जैसे हम लोगों ने देखा F=k mv²/r, ये जो आया था रिलेशन, इसमें हम k का वैल्यू को नहीं निकाल सकते। k का वैल्यू क्या होगा एक्चुअल में हम नहीं लिख सकते। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया उसको ऑब्टेन करना मुश्किल है डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए। एंड द फाइनल वन, इट फेल्स टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अगर 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर हुए, जैसे इसमें अगर मान लीजिए कोई रिलेशन में टेम्परेचर आ गया, अगर हमें टेम्परेचर को इन्वॉल्व करना है अपने रिलेशन पे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इन्वॉल्व करना है, या फिर लुमिनस इंटेंसिटी को इन्वॉल्व करना है, तो उनको इन्वॉल्व करके हम लोग रिलेशन को डिराइव नहीं कर सकते। यानी जो मास लाइन टाइम पे, जो फिजिकल क्वांटिटी मास लाइन टाइम पे डिपेंड करेगा, सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को डिराइव किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ हमारा डायमेंशनल एनालिसिस खत्म होता है। अगले क्लास में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के, उसके बाद हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो और 2 या 3 लेक्चर में हम अपना इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, उसके बाद कुछ MCQ देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो आप इसको रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि जितना आपको लेक्चर अटेंड करना जरूरी होता है उससे ज़्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए जो अपने ट्यूशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।